नमस्कार साथियों, पीआईबी प्रोग्राम के हमारे इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम इस हफ्ते की यानी पिछले हफ्ते की पीआईबी की जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं उन सभी खबरों पर डिटेल से चर्चा करेंगे और उनमें जो भी आपके मेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो भी आपके प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे पॉइंट हम यहां पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो आप हमारे प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि प्रोग्राम आपको कैसा लगा है। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, तो वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और आज का जो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है बेसिकली सरकार की तरफ से भारत में जो जीसैक मार्केट है, जीसैक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट जो है, उसको मजबूत करने के लिए, उसको डीपन करने के लिए सरकार ने कुछ नए प्रयास यहां पर किए हैं, कुछ नए अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो क्या क्या अनाउंसमेंट है उस पर हम बात करते हैं। तो सरकार ने भारत में जीसैक मार्केट को गहरा करने तथा विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सुधारों की घोषणा की है। जैसे सबसे पहले यहां पर अनाउंस किया गया है कि अब जो भी अनिवासी भारतीय और ओसीआई के अतिरिक्त सभी विदेशों में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं, यानी कि पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भी लोग भारत से बाहर निवास करते हैं, इसमें दो लोगों को शामिल नहीं किया गया है। एक आपका पर्सन ऑफ एक आपका इसमें एनआरआई है, नॉन इंडियन रेजिडेंट है, और दूसरा पीओआईज है यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, सॉरी माफ कीजिएगा ओसीआई है, ओसीआई यानी कि ओवरसीज कार्ड होल्डर्स हैं, तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है। तो इनको छोड़ करके जितने भी लोग भारत से बाहर रहते हैं, यानी कि जितने भी भारत से बाहर रहने वाले जितने भी विदेशी लोग हैं, सब लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए को पोर्टफोलियो निवेश योजना यानी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, जहां पर आप जीसैक में इन्वेस्ट करते हैं, इसके तहत आपका सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयरों में निवेश करने की अनुमति यहां पर प्रदान कर दी गई है। तो यहां पर क्या हुआ है, सरकार ने बेसिकली कहा है कि जितने भी विदेशी लोग हैं वो सभी विदेशी लोग आपका लिस्टेड इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। इसके अलावा किसी एक भारतीय कंपनी में व्यक्तिगत जो आपका पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया के इन्वेस्टमेंट है, उसकी सीमा को 5% से बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। ये भी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रयास है यहाँ पर। सर पहले क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कंपनी है या कोई व्यक्ति जो है वो किसी भारतीय कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती थी तो उसकी जो सीमा हुआ करती थी वो 5% हुआ करती थी, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 10% यहां पर कर दिया गया है। इसके साथ साथ आपका पीआरओआई कुल निवेश सीमा जो है उसको भी 10% से बढ़ा करके 24% यहां पर कर दिया गया है। इसके साथ साथ सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से सभी सरकारी प्रतिभूतियों में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनसे, उनको जितना भी पैसा प्राप्त होता है, उनको जितना भी बेनिफिट होता है, उस पर पहले जो कैपिटल गेन टैक्स लगता था, कितना कैपिटल गेन टैक्स लगता था, 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स लगता था। तो ये जो 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स था, इसको भी सरकार ने हटा दिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा जो आपके अब एफपीआई क्या होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, एक होते हैं आपके एफपीआई और एक होते हैं आपके एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस भी यहां पर हमको समझ लेना चाहिए। सबसे पहले आता है आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी कि एफपीआई, और दूसरा आता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई। दोनों में अगर आप टेक्निकल डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए सरकार ने क्या तय किया है कि अगर किसी कंपनी में आप 10% से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर किसी कंपनी में आप 10% से कम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एफपीआई की कैटेगरी में आता है, और किसी कंपनी में अगर आप 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एफडीआई की कैटेगरी में आता है। एक तो ये टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। दूसरा, अगर आप थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जब जो आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपका स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज के लिए की जाती है। ये इन्वेस्टमेंट आपका स्पेक्यूलेशन एक्टिविटीज के लिए की जाती है। यहां पर अपनी कैपिटल को ग्रो करना उद्देश्य होता है, यहां पर आपका कैपिटल को बढ़ाना उद्देश्य होता है, और ये बेसिकली आपका शॉर्ट टर्म के लिए होती है, थोड़े समय के लिए होती है, जिसको इसीलिए इसको हॉट मनी भी कहा जाता है। इसको हॉट मनी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये बहुत बहुत जल्दी आती है और बहुत जल्दी चली जाती है। दूसरी तरफ आपका जो एफडीआई है, एफडीआई कंपनी में, किसी कंपनी में ओनरशिप प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। ओनरशिप प्राप्त करने के लिए जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको एफडीआई कहा जाता है, जहां पर कंपनी में आपके हाथों में डिसीजन मेकिंग पावर होती है, आप जो है डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलती है। तो किसी देश के लिए आपका ज्यादा मायने क्या रखता है, क्या एफपीआई ज्यादा मायने रखेगा
ये एफडीआई ज्यादा मायने रखेगा। तो आपको याद रखना है किसी देश के लिए एफडीआई ज्यादा मायने रखता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए, ये हमने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है ये बेसिकली आपका भारत की जो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है उसको लेकर के है। तो हाल ही में डब्ल्यूटीओ जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी इसका एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका नाम था व्यापार एवं पर्यावरण सप्ताह 2026, जिसको जेनेवा में आयोजित किया गया था। तो ये जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के दौरान डब्ल्यूटीओ का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के दौरान भारत की जो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है उस स्कीम का जिक्र किया गया, उस स्कीम को प्रदर्शित किया गया और ये दिखाया गया कि भारत की जो कार्बन ट्रेडिंग स्कीम है वो कितनी सफल साबित हो रही है और उसकी वजह से क्या परिणाम जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो जो इस पूरी रिपोर्ट में जो आंकड़े पेश किए गए, उन आंकड़ों में बताया गया कि मार्च 2026 तक भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो है, इसमें गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों की हिस्सेदारी 53.21% के आसपास पहुंच चुकी है। यानी कि भारत में जो टोटल जो आपका कैपेसिटी है, भारत की टोटल जो भारत की स्थापित क्षमता है, उसमें गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की जो संख्या है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ये बात इस पूरी रिपोर्ट में बताई गई है, जिसका टारगेट ये था कि जिसमें 2030 तक 50% लक्ष्य लगभग 5 वर्ष पहले ही हमने प्राप्त कर लिया। यानी कि ये टारगेट जो है, जो टारगेट आपका 50% का टारगेट था, ये टारगेट हमने 2030 के लिए डिफाइन किया था कि 2030 में हम इस टारगेट को प्राप्त करेंगे। लेकिन 2 साल पहले, या सॉरी माफ कीजिएगा 5 साल पहले 2025 में हमने इस पूरे टारगेट को प्राप्त कर लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगला अगर पॉइंट देखें, भारतीय कार्बन बाजार की बात करें, इंडियन कार्बन मार्केट की बात करें, तो इसके अंतर्गत विकसित कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना जो है, इसका उद्देश्य एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कार्बन क्रेडिट व्यापार मंच को स्थापित करना है। इसमें कार्बन क्रेडिट का क्या मतलब होता है? कार्बन क्रेडिट बेसिकली एक आपका व्यापार योग्य प्रमाण पत्र है, ये एक सर्टिफिकेट है जो सामान्यतः 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन में कमी या निष्कासन का प्रतिनिधित्व करता है। इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में गिरावट आती है या कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन होता है, तो अगर मान लीजिए आपने 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एनवायरनमेंट से बाहर की है या हमारे एनवायरनमेंट से में जाने से रोका है, तो इसकी वजह से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। उस सर्टिफिकेट को जाकर के आप किसी कंपनी को बेच सकते हैं और उस कंपनी का जो टारगेट है वो कंपनी अपने टारगेट को पूरा कर सकती है। तो ये होता है आपका कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट कैसे काम करता है वो यहाँ पर हमने देख लिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि हमारा एक बहुत ही फ्लैगशिप कोर्स है जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये कोर्स जो है, इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है आपकी तैयारी के लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2027 का एग्जाम बहुत ही शानदार ढंग से देना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और चाहे 2027 का एग्जाम हो, चाहे 2028 का एग्जाम हो, चाहे 29 का एग्जाम हो, हर एक सेशन में ये कोर्स आपके लिए मददगार साबित होगा। तो आपके लिए कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स के फीचर्स अगर आप देखें तो ये कोर्स जो है ये आपका एक ऑनलाइन कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये कोर्स आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में मिलेगा। इसमें 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस आपको मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, मेंस कैप्सूल सीरीज आपको मिलेगी, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। आप अपने 500 मेंस के आंसर टेस्ट करा सकते हैं। इसमें आपको AI पावर्ड लर्निंग भी मिलेगी और इसके साथ साथ आपको इसमें प्रीलिम्स के टेस्ट जो आपका करंट अफेयर का एक्सेस है वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा, वो भी 3 साल तक के लिए। तो 3 साल तक आपकी करंट अफेयर की जो तैयारी है वो लगातार आपकी चलती रहेगी। इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां पर क्लिक करके आप इस पूरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है, उत्तर प्रदेश में एक नए रामसर स्थल को अनाउंस किया गया है और इस रामसर स्थल की खास बात यह है कि ये भारत का 100वां रामसर स्थल होने वाला है। 100th रामसर साइट जो है वो भारत की होने वाली है। इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, इसको जो है भारत का 100वां जो हमारा रामसर स्थल है वो अनाउंस किया गया है। इसके अलावा इसका एक और नाम है जिसको सुरहा ताल भी कहा जाता है। इसको सुरहा ताल भी जो है कहा जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। ये बेसिकली अब जो है इसके अनाउंसमेंट के साथ भारत जो है वो एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है। अगर विश्व स्तर पर बात करें, विश्व स्तर पर भारत तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपको यूके देखने को मिलेगा जिसके पास टोटल 176
रामसर साइट्स देखने को मिलेंगी। सेकंड नंबर पर आपका मेक्सिको है जिसके पास 144 रामसर साइट्स हैं, और थर्ड नंबर पर भारत है जिसके पास टोटल 100 रामसर साइट्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर ये जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल होने वाला है। उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल होने वाला है। इससे पहले अगर आप देखें, इससे पहले 2026 में ही शेखा झील पक्षी अभयारण्य जो कि अलीगढ़ में मौजूद है, और पटना पक्षी अभयारण्य जो कि एटा में मौजूद है, इनको भी रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अब यहां पर आपको याद रखना है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जो आपका पटना पक्षी अभयारण्य है, ये पक्षी अभयारण्य ये बिहार वाला पटना नहीं है, ये पटना पक्षी अभयारण्य यूपी में मौजूद है, एटा में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। पहला क्या है? पहला है आपका जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, दूसरा है आपका शेखा झील पक्षी अभयारण्य जो कि अलीगढ़ में मौजूद है, और तीसरा है आपका पटना पक्षी अभयारण्य जो कि एटा में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य यानी सुरहा ताल की अगर आप बात करें तो ये गंगा नदी बेसिन के मध्य प्रवाह में स्थित एक प्राकृतिक अर्धचंद्राकार झील है, ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक अगर आपने नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी में तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑक्सबो लेक का क्या मतलब होता है और ऑक्सबो लेक बनती कैसे है वो भी आपको पता होना चाहिए, जिसका निर्माण गंगा नदी के घुमावदार प्रवाह की वजह से, मियांड्रिंग की वजह से हुआ है। तो जो आपका ऑक्सबो लेक्स होती हैं उनका निर्माण जो है नदी की मियांड्रिंग की वजह से होता है। मियांड्रिंग का क्या मतलब है? मियांड्रिंग का मतलब यह है कि नदी जो है वो इस तरीके से जो प्रवाहित होती है, नदी जब इस तरीके से प्रवाहित होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली यहां पर आपका क्या होगा कि धीरे धीरे जब ये जो जब नदी इस तरीके से प्रवाहित होगी तो यहां पर और ज्यादा प्रेशर लगेगा और ये एरिया और ज्यादा करीब आता जाएगा, ये एरिया भी और ज्यादा करीब आता जाएगा, जिसकी वजह से एक समय पर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये वाला जो एरिया है ये नदी से अलग हो जाएगा और यहां पर थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा हो जाएगा जिसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है, जिसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि नदी की मेंडरिंग की वजह से कैसे ऑक्सबो लेक का निर्माण होता है, कैसे चंद्राकार झील का निर्माण होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1991 में इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। तो पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 1991 में इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया और उसके बाद भारत सरकार की तरफ से 2026 में इसको रामसर स्थल अनाउंस कर दिया गया। भारत का 100वां रामसर स्थल जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली खबर अगर आप देखें, अगली खबर आपका जन समर्थ पोर्टल को लेकर के है। जन समर्थ पोर्टल की खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि जन समर्थ पोर्टल के 4 साल आपके पूरे हो चुके हैं। 6 जून 2026 को जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया था। जन समर्थ पोर्टल है क्या, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो जन समर्थ पोर्टल जो है वो बेसिकली भारत सरकार की तरफ से शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है, एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार की जितनी भी ऋण संबंधित योजनाएं हैं, जितने भी ऋण संबंधित कार्यक्रम हैं, वो सभी कार्यक्रम आपको एक साथ एक ही मंच पर देखने को मिल जाएंगे। तो एक साथ एक ही मंच पर आप योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए सरकार की तरफ से जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की गई थी। वर्तमान समय में इसमें टोटल आपको 16 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जो कि ऋण से संबंधित हैं वो एक ही मंच पर देखने को मिलेंगी। इसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो गया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हो गया जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को यहां पर बेनिफिट दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में आपको याद रखना है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, किसानों को बेनिफिट मिलता है। कृषि अवसंरचना कोष हो गया, इसके तहत जो अगर आपको लाभ प्राप्त करना है तो भी आप जन समर्थ पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसके तहत अगर आपको लोन लेना है तो भी आप जो है जन समर्थ पोर्टल से ले सकते हैं। इसमें आपका जन समर्थ पोर्टल पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड योजनाएं आपको मिलेंगी, आवास से रिलेटेड योजनाएं आपको मिलेंगी, इसमें नवीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, आजीविका और सूक्ष्म उद्यमों से रिलेटेड सारी योजनाएं जो हैं वो आपको जन समर्थ पोर्टल पर मिल जाएंगी। तो जन समर्थ पोर्टल क्या है वो हमने यहां पर देख लिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है वो आपका लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर के है। तो ये लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस वजह से चर्चा में आया है क्योंकि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं उन्होंने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। ये आपको याद रखना है, ये लॉन्च हो चुका है। तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री ने लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको लॉन्च कर दिया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक एकीकृत डिजिटल मंच है जिसे भारत के सभी भूमि बंदरगाह यानी कि जो लैंड पोर्ट्स होते हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके संचालन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सीमा पार व्यापार और यात्रा आवागमन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बनाना। तो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में होगा क्या? लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आपका लैंड पोर्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको ऑनलाइन किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका
स्लॉट बुकिंग की सुविधा जो है वो अब आपको फिजिकली जाकर के नहीं करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ पेमेंट जो है वो अब आपको फिजिकली नहीं करना पड़ेगा, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका सामान कहां पर है उसको ट्रैक करना जो है वो भी अब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। या अगर आपको कोई अनुमति चाहिए, अगर आपको कोई क्लियरेंस चाहिए, तो वो भी आप जो है ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, आपको किसी लैंड पोर्ट पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको इस पूरे इनिशिएटिव का देखने को मिलेगा। इसका संचालन कौन कर रहा है आपको पता होना चाहिए। इसका संचालन आपका भारत भूमि बंदरगाह प्राधिकरण यानी कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जो कि गृह मंत्रालय में आपका सीमा प्रबंधन विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय के तौर पर काम करता है, जिसको साल 2010 में सरकार ने कानून के माध्यम से बनाया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। वर्तमान समय में आपका लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर 15 भूमि बंदरगाहों का संचालन करता है। तो वर्तमान समय में भारत में टोटल 15 भूमि बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे। और रीसेंट खबर यह है कि सरकार यहां पर सोच रही है, सरकार इस बात पर विचार विमर्श कर रही है कि भारत में 74 लैंड पोर्ट जो हैं वो और शुरू किए जाएं। भारत में 74 लैंड पोर्ट्स जो हैं वो और शुरू किए जाएं। इसके साथ साथ अगर आप देखें भारत में कौन कौन से लैंड पोर्ट वर्तमान समय में काम करते हैं, इसमें आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर। लैंड पोर्ट सबसे पहले होता क्या है? लैंड पोर्ट का बहुत सिंपल सा मतलब यह है कि दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो उस व्यापार जो सामान, जैसे भारत से अगर आपको पाकिस्तान में कुछ सामान बेचना है तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लीजिए दिल्ली से सामान को जाना है पाकिस्तान में, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सामान दिल्ली से चलना शुरू करेगा और सीधे पाकिस्तान चला जाएगा। उससे पहले एक चेक पोस्ट पर उसको उतरना पड़ेगा, वहां पर उसकी जांच होगी और जांच करने के बाद उसका क्लियरेंस होगा और क्लियरेंस करने के बाद ही उसको पाकिस्तान जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में जिस जगह पर जांच होती है, जिस जगह पर क्लियरेंस होती है, जहां पर स्टोर किया जाता है, जहां पर अनुमति ली जाती है, उस जगह को लैंड पोर्ट कहा जाता है। तो लैंड पोर्ट आपका कोई समुद्री बंदरगाह नहीं होता है। लैंड पोर्ट आपका दो देशों की बाउंड्री पर मौजूद एक पोर्ट होता है, एक चेक पॉइंट होता है। इसमें अगर आप देखें, अब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देशों के बीच में आपको लैंड पोर्ट देखने को मिलेंगे, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको दो लैंड पोर्ट देखने को मिलेंगे, एक है आपका अटारी लैंड पोर्ट और दूसरा है डेरा बाबा नानक लैंड पोर्ट। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप भारत और नेपाल की सीमा पर देखें तो रक्सौल और जोगबानी लैंड पोर्ट आपको देखने को मिलेंगे। भारत और भूटान की सीमा पर आपको दरांग लैंड पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर आपको सबसे ज्यादा लैंड पोर्ट देखने को मिलेंगे, 4 लैंड पोर्ट हैं, जिसमें से आपका जो पेट्रोपोल लैंड पोर्ट है वो सबसे बड़ा लैंड पोर्ट है। तो 4 कौन कौन से हैं? एक पेट्रोपोल है, दूसरा आपका दावकी है, तीसरा अगरतला है, चौथा सबरूम है। इसके साथ साथ भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर आपको मिलेगा, इसका नाम आपको याद रखना है, मोरेह लैंड पोर्ट जो है, मोरेह लैंड पोर्ट भारत और म्यांमार की सीमा पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो भारत के लैंड पोर्ट्स हैं वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगली जो हमारी खबर है वो बेसिकली यहां पर आपका भारत में जो उपभोक्ता मामलों का विभाग है, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ऑयल सीड्स के लिए विधिक माप विज्ञान ढांचे के अंतर्गत मानक पैक आकार निर्धारित किया, स्टैंडर्डाइज्ड पैक साइज जो है वो यहां पर तय किया है। बहुत सिंपल सा इसका मतलब ये है कि जो हमारी ऑयल सीड्स हैं, 1 किलो ऑयल सीड में कितना आएगा, 2 किलो में कितना आएगा, 2 किलो का पैकेट कितना बड़ा होगा, कितना आकार होगा उसका, उसमें कितना क्वांटिटी, उसमें कितनी चीजें आप जो है शामिल करेंगे। तो ये तमाम चीजें यहां पर आपका तय की गई हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बेसिकली आपका प्राइस कंपैरिजन को आसान बनाना है। यानी कि आपका जो अलग अलग तरह की जो आपको जो एडिबल ऑयल्स देखने को मिलते हैं उन सभी को आप आसानी से कंपेयर कर पाएं, इसके लिए सरकार की तरफ से नया इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया है। पारदर्शिता को बढ़ाना, प्राइस कंपैरिजन को आसान बनाना और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोत्साहित करना, इसके उद्देश्य से इस पूरे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसमें नए पैक आकार अगर आप देखें तो आपका 200 मिलीलीटर या ग्राम आपको देखने को मिलेगा, 500 मिलीलीटर या ग्राम आपको देखने को मिलेगा, फिर एक लीटर या 1 किलोग्राम, 2, 3, 4, 5, 15 और 20 के आकार में आपको जो है अब जो ऑयल सीड्स हैं वो देखने को मिलेंगी। ये प्रावधान मुख्य तौर पर खाद्य तेलों जैसे पाम ऑयल, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, रेपसीड का तेल, मूंगफली का तेल, तिल तेल, राइसिन ब्रान ऑयल, कपास बीज और मक्का तेल, इन तमाम चीजों पर लागू होने वाला है। इसके अलावा ये संशोधन आपका किसके तहत किया गया है, कौन से कानून के तहत किया गया है? तो ये संशोधन विधिक माप विज्ञान पैकेज्ड वस्तु नियम 2011 के अंतर्गत जो है इंप्लीमेंट किया गया। तो इसको भी आपको यहां पर याद रखना है। तो हमने देखा कि सरकार की तरफ से भारत में जो हमारा उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत जो आपका उपभोक्ता मामलों का विभाग है, इसकी तरफ से स्टैंडर्डाइज्ड पैकिंग सिस्टम भारत में जो ऑयल सीड्स हैं, जो एडिबल ऑयल्स हैं, उनके लिए लागू किया गया। तो उसको हमने समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है ये आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर के है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि पश्चिम बंगाल ने हाल ही में इस योजना को स्वीकार कर लिया है और इसी के साथ पश्चिम बंगाल इस योजना को इंप्लीमेंट करने वाला भारत का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं आपका इस योजना के बारे में। योजना की अगर आप बात करें, पश्चिम बंगाल इस योजना में शामिल होने से देशव्यापी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को जो है उसकी दिशा में हमने एक और उपलब्धि यहाँ पर हासिल कर ली है। आयुष्मान भारत योजना की अगर आप बात करें तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित पब्लिकली फंडेड स्वास्थ्य योजना मानी जाती है। यानी कि दुनिया में भारत सरकार के, दुनिया में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसमें से भारत सरकार ने जो योजना शुरू की है जिसको पीएम जय योजना कहा जाता है, ये योजना सबसे बड़ी योजना है जिसको सरकार द्वारा फंड किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना की घोषणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत की गई थी और इसको कब अनाउंस किया गया था? इसको 23 सितंबर 2018 में अनाउंस किया गया था। 23 सितंबर 2018 में इसको अनाउंस किया गया था। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक स्तर के अस्पतालों में उपचार जो है द्वितीयक और तृतीयक उपचार प्राप्त करने में सरकार मदद करती है। याद रखना है आपको, यहां पर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए सरकार यहां पर मदद नहीं करती है, यहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर के लिए सरकार मदद करती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर पूछा जा सकता है। और प्रत्येक परिवार को इसके लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर जो है वो यहां पर सरकार द्वारा इस पूरी योजना के तहत प्रदान किया जाता है। इसके अलावा योजना के अंतर्गत परिवार के आकार, आयु तथा लिंग पर कोई भी सीमा नहीं है। यानी कि परिवार में कितने भी लोग हो सकते हैं, किसी भी जेंडर के लोग हो सकते हैं, किसी भी आयु के लोग हो सकते हैं, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। परिवार को जो है निश्चित 5 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे परिवार में 2 व्यक्ति हों, चाहे परिवार में 10 व्यक्ति हों। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगली खबर अगर आप देखें, अगली खबर आपका भारत में झारखंड की तरफ से, भारत में अपीडा ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है जहां पर झारखंड से पहली बार आमों की जो खेप है वो यूनाइटेड किंगडम में निर्यात की गई है। कमर्शियल खेप जो है वो यूके में एक्सपोर्ट की गई है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट झारखंड के लिए हुआ है। ये काम किसने किया है? ये काम अपीडा की तरफ से किया गया है। अपीडा की फुल फॉर्म क्या है? अपीडा की फुल फॉर्म हमको पता होनी चाहिए। अपीडा की फुल फॉर्म है आपका कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण। ये किस मंत्रालय के तहत आता है? ये आपका उद्योग मंत्रालय के तहत आता है। ये आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो आम हमने भेजा है, जो झारखंड की तरफ से जापान को भेजा गया, सॉरी यूके को भेजा गया है, ये आम बेसिकली आपका आम्रपाली वेरिएंट है। इसका नाम क्या है? इसका आम्रपाली, इस आम का नाम है आम्रपाली। इसको 2 वेरिएंट से मिलाकर के बनाया गया है। कौन कौन से 2 वेरिएंट हैं? ये एक हाइब्रिड किस्म है, हाइब्रिड वेरिएंट है जिसको दशहरी आम और नीलम आम के संस्करणों के संलग्न से या उनको मिला करके इसको जो है तैयार किया गया। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है आम्रपाली के वेरिएंट और इसको मिलाया गया है किसमें? दशहरी और नीलम के जो आपके संस्करण हैं उनको मिला करके इसको तैयार किया गया है। आम्रपाली आम का विकास जो है वो किसने किया है? ये विकास किया गया है आपका IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसकी तरफ से? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से इसको डेवलप किया गया है। अपीडा की अगर आप बात करें, अपीडा को बेसिकली आपका जो अपीडा कानून था 1985 का, उसके तहत बनाया गया था। अपीडा उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत काम करता है। और इसका मेन जो काम है, इसका मेन काम है भारत में कृषि और जो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद है, यानी कि जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनके निर्यात संवर्धन के लिए बेसिकली ये जिम्मेदार है, उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है ये आपका भव्या पोर्टल को लेकर के है। भव्या पोर्टल बेसिकली आपका सरकार की तरफ से भव्या स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए लागू किया गया है और हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं उन्होंने भव्या स्कीम को लागू करने के लिए भव्या पोर्टल की शुरुआत की है। भव्या की फुल फॉर्म अगर आप एक बार देख लें, भव्या की फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना पोर्टल। तो भारत औद्योगिक विकास योजना भव्या है, भव्या का पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है। भव्या योजना की अगर आप बात करें, ये केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत सरकार अगले 6 वर्षों में 100 विश्व स्तरीय इंडस्ट्रियल पार्क तैयार करने वाली है। कौन से पार्क? औद्योगिक पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो सरकार तैयार करने वाली है। औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु जो राज्य हैं, राज्यों का चयन प्रतिस्पर्धात्मक चुनौती मॉडल में किया जाएगा।
यानी कि राज्यों को कुछ चैलेंजेस दिए जाएंगे, कुछ चुनौतियां दी जाएंगी, जो भी राज्य उन चुनौतियों को पूरा कर पाएंगे उन्हीं राज्यों में नए इंडस्ट्रियल पार्क जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। इसके अलावा ये पार्क आपका प्लग एंड प्ले मॉडल में डेवलप किए जाएंगे। प्लग एंड प्ले मॉडल में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी कि पहले से सारा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लेगी और कंपनियों को केवल वहां पर आकर के काम करना पड़ेगा, कंपनियों को केवल वहां पर आकर के अपनी यूनिट जो है वो स्थापित करनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। क्रियान्वयन कौन कर रहा है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम की तरफ से। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो आपका अमाउंट शेयरिंग है वो राज्यों और केंद्र के बीच में 51-49 के प्रतिशत में आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग बराबर पैसा जो है वो केंद्र और राज्य की तरफ से दिया जाएगा इस पूरी योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको भव्या पोर्टल के बारे में याद रखना है। तो भव्या स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार भव्या पोर्टल को लेकर के आई है। चलिए, इसको हमने डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है ये बेसिकली आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन डेटा सेट पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसकी तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की तरफ से। भारत के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, नाम क्या है इनका? नाम हमको याद रखना है, इनका नाम है डॉक्टर वी अनंथन नागेश्वरम। वी अनंथा नागेश्वरम जो है, इनकी तरफ से एक रिपोर्ट भारत में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उनके डेटा सेट पर जारी किया गया है। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कोई डेटा नहीं देती है हमको। ये रिपोर्ट बेसिकली हमको ये बताती है कि राज्य के जो फाइनेंसेस हैं, जो आपके स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं, उनको बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए हम कौन कौन से डेटा सेट तैयार कर सकते हैं, हम कौन कौन से डेटा सेट जो है वो बना सकते हैं। उनकी रिकमेंडेशन इस पूरी रिपोर्ट में दी गई है। क्या क्या बातें रिपोर्ट बताती है उसको अगर आप देखें तो रिपोर्ट में सबसे पहले कहा गया है कि पंचायत स्तर पर राजकोषीय, जनसांख्यिकीय, शासन, अवसंरचना और सेवा वितरण से संबंधित आवश्यक डेटा की पहचान की जानी इंपॉर्टेंट है। यानी कि सबसे पहले राज्य, जो आपका राज्य स्तर है, जो पंचायत स्तर है, माफ कीजिएगा, उस पर ये तमाम जो डेटा पॉइंट है वो आइडेंटिफाई करने इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचायत स्तरीय राजकोषीय डेटाबेस तथा राज्य सरकारों को समर्पित राज्य वितरण आयोग प्रकोष्ठ स्थापित करने की अनुशंसा की गई है। यानी कि राज्य सरकारों को अपने जितने भी पंचायत जो राज्य में मौजूद हैं उन सभी पंचायतों का एक डेटाबेस तैयार करना चाहिए। और इसके साथ साथ राज्य सरकारों को अपनी जो सरकार है, अपनी जो तमाम विभाग हैं, उसमें एक राज्य के फाइनेंसेस के लिए एक सेल स्थापित करना चाहिए, एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिए जो कि लगातार इस डेटा सेट को अपडेट करेगा और लगातार इस डेटा सेट की निगरानी करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा रिपोर्ट में पंचायत प्रगति सूचकांक यानी कि पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की भी बात की गई है। इसके संकेतकों को राज्य वित्त आयोग के उपयोग हेतु वर्गीकृत करने की सिफारिश दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर रिपोर्ट में हमारे जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने 73वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा एक परफॉर्मेंस ऑडिट कराए जाने की भी बात की गई है। परफॉर्मेंस ऑडिट का बेसिकली मतलब यह है कि जो राज्यों में पंचायत स्तर है वहां पर हमारी सरकार की तरफ से जो 73rd अमेंडमेंट किया गया था उसमें जो प्रोविजन किए गए हैं, क्या उन प्रोविजन को पंचायतों में ठीक ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, और किया भी गया है तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है, उसकी जांच करने का काम जो है ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ये कहती है कि इसकी जांच करने का काम हमको सीएजी को देना चाहिए। सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। तो हमने स्टेट फाइनेंसेस पर जो डेटा सेट आया है उस पर बात कर ली है। अगली खबर अगर आप देखें, अगली खबर आपका जोजिला टनल प्रोजेक्ट को लेकर के है। जोजिला टनल प्रोजेक्ट पर एक हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू आपको देखने को मिला है, जहां पर जो परियोजना है वो लगभग आपका बन करके तैयार हो चुकी है। तो जोजिला टनल परियोजना के पूर्वी पोर्टल जो कि आपका मीना मार्ग और कारगिल की जो है यहाँ पर शुरुआत आपको देखने को मिली है। सुरंग के चालू होने पर सोनमर्ग और जो आपका मीना मार्ग है इसके बीच की यात्रा 2 घंटे से घट करके 30 मिनट रह जाएगी। तो अभी ये शुरुआत नहीं हुआ है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, अभी शुरू नहीं हुआ है। इसका एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिला, बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो यहाँ पर हमको देखने को मिला है। अगर ये सुरंग चालू हो जाएगी, जब ये टनल शुरू हो जाएगी, तो इस टनल की वजह से सोनमर्ग और मीना मार्ग के बीच में जो यात्रा है उसके घंटे का समय 2 घंटे से घट करके 30 मिनट के आसपास रह जाएगा। इस परियोजना में जो आपका जोजिला टनल डेवलप की जा रही है उस टनल में आधुनिक वेंटिलेशन का इस्तेमाल किया गया है, स्वचालित अग्नि पहचान प्रणाली यानी कि ऑटोमेटेड फायर डिटेक्शन सिस्टम इस्तेमाल किया गया है, सीसीटीवी निगरानी का इस्तेमाल किया गया है और पैदल यात्रियों के लिए क्रॉस पैसेज जैसी सुविधाएं जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जोजिला टनल की अगर आप बात करें तो ये जो टनल है ये लगभग आपका 14 किलोमीटर की टनल है और बाई डायरेक्शनल टनल देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों तरफ से इसमें यात्रा की जा सकती है। ये टनल बेसिकली आपका जोजिला सुरंग का निर्माण जो है, ये जो सुरंग है इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर किया जा रहा है, नेशनल हाईवे 1 पर किया जा रहा है, पर जो आपका बालटाल जो कि जम्मू कश्मीर में मौजूद है और मीना मार्ग जो कि लद्दाख में मौजूद है, इसके बीच किया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है।
जोजिला दर्रे की अगर आप बात करें, जोजिला पास की अगर आप बात करें, तो जोजिला पास कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। तो याद रखना है आपको, जोजिला पास जो है वो कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर मौजूद है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है कि जोजिला दर्रा जो है किसको जोड़ता है आपस में, जोजिला दर्रा आपका कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है, कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है और नेशनल हाईवे 1 पर मौजूद है। और आसपास के अगर आपको दर्रे के नाम याद हैं तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बनिहाल दर्रा हो गया, इसके साथ आपका फोटुला हो गया, पेंसिला दर्रा हो गया, बहुत सारे दर्रे हैं जो कि आसपास मौजूद हैं जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखने को मिलेंगे। इनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो ये हमने देखा जोजिला दर्रा जो है वो आपका कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, नेशनल हाईवे 1 पर मौजूद है। ये दर्रा बेसिकली आपका ग्रेट हिमालय और जांस्कर पर्वतमाला के मध्य में आपको देखने को मिलेगा। ग्रेट हिमालय और जांस्कर पर्वतमाला के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और इस जो परियोजना है इसका इंप्लीमेंटेशन नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से किया जा रहा है। तो ये अथॉरिटी है जो कि इस पूरे हाईवे का निर्माण कर रही है। तो हमने जोजिला टनल को लेकर के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट यहाँ पर देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी को लेकर के है। नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी की खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी 2025 के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय स्तर की जो नीति क्रियान्वयन समिति है उस समिति की पहली बैठक हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अब ये बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा था? इस बैठक की अध्यक्षता की गई हमारे जो सहकारिता मंत्रालय है उसके जो सचिव हैं उनके द्वारा बैठक की अध्यक्षता की गई। और इसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर के एक रोड मैप तैयार करना था कि कैसे हम इस योजना को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस योजना की अगर आप बात करें, ये नीति की अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय सहकारी नीति यानी नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 जो है इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम, पेशेवर रूप से प्रबंधित एवं सदस्य केंद्रित बनाना है। तो यहाँ पर बेसिकली भारत में जो आपका तमाम सहकारी समितियां हैं, तमाम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाएगा, उनका काम कैसे किया जाएगा, उनको हम कैसे व्यवस्थित ढंग से मैनेज कर सकते हैं, ये सारा जो आपका जो इंपॉर्टेंट विजन है वो आपको इस डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा। नीति के उद्देश्य की अगर आप बात करें तो ये जो हमारी पॉलिसी है इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि वर्ष 2035 तक सहकारी संस्था जो हमारी सहकारी जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मेंबर्स की संख्या को बढ़ा करके 50 करोड़ करना है। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स की संख्या को बढ़ा करके 50 करोड़ करने का टारगेट जो है वो इस पॉलिसी में डिफाइन किया गया है। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो सहकारिता क्षेत्रों का योगदान जो है उसको 3 गुना बढ़ाने का टारगेट इस पूरी पॉलिसी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2 टारगेट यहां पर आपको याद रखने हैं। पहला टारगेट ये है कि 2035 तक भारत में आपकी जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं उनमें जो मेंबरशिप है उसको 50 करोड़ तक लेकर के जाना है। और इसके साथ साथ सहकारी संस्थाओं की जो हमारी इकोनॉमी में योगदान रहता है उसको 2 गुना करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा इस पूरी पॉलिसी में ये जो समिति है, समिति ने प्रत्येक गांव में एक मॉडल सहकारी ग्राम विकसित करने पर जोर दिया है। जो समिति है, समिति ने कहा कि हर एक जिले में हमको एक गांव डेवलप करना चाहिए और फिर वो जो आसपास के गांव हैं वो उस गांव से प्रेरणा लेकर के अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इस पूरी कमेटी में बताई गई। इसके अलावा यहाँ पर एक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस की भी बात की गई। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का प्राथमिक उद्देश्य है देश की सभी सहकारी संस्थाओं का डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। तो जितनी भी सहकारी संस्थाएं हैं उनकी सारी जानकारी आपको एक ही जगह पर मिल जाए, उसके लिए पूरा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक सहकारी कोऑपरेटिव जो स्टडीज हैं उसको बढ़ावा देने के लिए एक यूनिवर्सिटी का भी गठन किया गया है। कहां पर? यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? यूनिवर्सिटी का नाम है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहां पर बनाई गई है? तो ये यूनिवर्सिटी गुजरात के आनंद में बनाई गई है। आपको याद रखना है ये यूनिवर्सिटी गुजरात के आनंद में बनाई गई है। इसके अलावा जो हमारी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है उसका गठन कब हुआ था? याद रखना है आपको, उसका गठन 2021 में हुआ था। हमारी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री का गठन जो है वो 2021 में हुआ था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है ये आपका ECGNSS जैमर को लेकर के है। ECGNSS जैमर की फुल फॉर्म है एनहांस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर। तो ये जैमर की खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से, खासतौर पर हमारी जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 20 एडवांस क्षमता वाले जो आपके ECGNSS जैमर जो है इसको लेकर के एक समझौता एक प्राइवेट कंपनी के साथ किया है, जिस समझौते की टोटल वैल्यू 449 करोड़ रुपए के आसपास है। और कंपनी जो है वो बैंगलोर में मौजूद है। कंपनी का नाम आपको याद रखना है, कंपनी का नाम है
अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है, ये कंपनी बेसिकली यहाँ पर आपका शुरू की जा रही है। ये कंपनी बेसिकली आपका इस कंपनी के साथ अग्रीमेंट किया गया है। ये अग्रीमेंट आपका आईडीडीएम कैटेगरी के तहत किया गया है। आईडीडीएम कैटेगरी क्या होती है? आईडीडीएम कैटेगरी की फुल फॉर्म है इंडिया इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी। इसमें क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट आपके बनाए जाएंगे, उन इक्विपमेंट में 75% जो आपका कंपोनेंट है वो भारत से ही आएंगे, यानी कि इसमें इंडिजिनियस कंटेंट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये प्रणाली स्पूफिंग और डिसेप्टिव जैमिंग के माध्यम से शत्रु को गलत संकेत भेज सकती है। इसका प्राथमिक काम यह है कि बेसिकली आपका जो भी हवाई जहाज भारतीय क्षेत्र में आ रहे हैं, या जो भी पानी के जहाज भारतीय क्षेत्र में आ रहे हैं, या जो भी आपके जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स अगर भारतीय क्षेत्र में आ रहे हैं, तो ड्रोन्स पे अगर कोई अटैक हो रहा है, ड्रोन्स के माध्यम से कोई अटैक हो रहा है, तो उस अटैक को हम रोक सकते हैं जीपीएस जैमिंग के जरिए, जीपीएस स्पूफिंग के जरिए। और उसके लिए हम इस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसी जीएनएसएस जैमर का हम इस्तेमाल करेंगे। जीएनएसएस की अगर आप बात करें, जीएनएसएस की फुल फॉर्म क्या है? जीएनएसएस की फुल फॉर्म है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये बेसिकली आपका उपग्रह आधारित एक स्थिति निर्धारण और नौका वहन प्रणाली है, नेविगेशन सिस्टम है। जैसे आपका एग्जांपल के तौर पर आपने जीपीएस के बारे में सुना होगा, तो जीपीएस जो है, जीपीएस भी एक जीएनएसएस है। इसके एग्जांपल अगर आप देखें, और एग्जांपल अगर आप देखें, तो जीपीएस जो है वो अमेरिका का है। इसके अलावा आपको रशिया का ग्लानोस देखने को मिलेगा, यूरोपीय संघ का गैलीलियो आपको देखने को मिलेगा, चाइना का बाइडू आपको देखने को मिलेगा, भारत का नाविक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके जीएनएसएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगली जो हमारी खबर है, ये बेसिकली आपका क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस 2.0 इसको लेकर के है। तो ये खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि सरकार ने ये जो स्कीम है, स्कीम की शॉर्ट फॉर्म है आपका CGSMFI। ये जो स्कीम है, इस स्कीम के कार्यकाल को सरकार ने बढ़ा दिया है। सरकार का कहना यह है कि अब स्कीम की जो अवधि है वो 31 अगस्त 2026 तक कर दी गई है, या फिर स्कीम का जो टोटल बजट है लगभग 20,000 करोड़ के आसपास, जब तक इसकी इतनी गारंटी हम नहीं दे देते हैं, तो या तो 31 अगस्त 2026 या फिर 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जब तक नहीं दे दी जाती है, जो भी पहले हो जाए वहीं पर योजना जो है खत्म हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। सरकार ने बड़े आकार की जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं और तथा जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके लिए अधिकतम ऋण सीमा को 300 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,000 करोड़ रुपए कर दिया है। तो ये भी एक बड़ा चेंज जो है इस योजना में किया गया है। योजना की अगर आप बात करें, योजना है क्या, योजना में क्या किया जाता है? ये योजना बेसिकली आपका 20 मार्च 2026 को शुरू की गई थी, जिस योजना के तहत जिसका उद्देश्य बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा एनबीएफसी एमएफआई यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और जो दूसरे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको दी गए ऋण पर संभावित हानि के विरुद्ध गारंटी कवर प्रदान करना है। ये गारंटी कौन प्रदान करता है? ये गारंटी आपका एनसीजीटीसी द्वारा प्रदान की जाती है, यानी कि ये गारंटी जो है वो आपका राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती है। इस पूरी योजना का जो अंतिम उद्देश्य है, देखिए योजना कैसे काम करती है उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। इस योजना का जो अंतिम उद्देश्य है वो आपके जो छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं, छोटे छोटे लोग जिनको पैसों की जरूरत है, जो कि बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करना है, माइक्रो लोन को पूरा करना है। तो उसके तहत होता क्या है कि जो आपके बड़े बैंक हैं, जो बिग बैंक्स हैं, ये बैंक क्या करते हैं, ये बैंक यहां पर आपका जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इनको लोन प्रदान करते हैं। ये बैंक इनको लोन प्रदान करते हैं और फिर ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपके जो छोटे छोटे लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनको माइक्रो लोन्स प्रदान करते हैं। उनको माइक्रो लोन्स यानी कि 1 लाख रुपए का, 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, इतना लोन जो है वो यहां पर प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से योजना काम करती है। अब योजना में होता क्या है कि जो लोन यहां पर बड़े बैंकों द्वारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है, उस लोन पर नुकसान के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर लोन माइक्रो लोन है, ऐसे लोगों द्वारा लोन लिया जा रहा है जो शायद इस लोन को ना चुका पाए, तो यहां पर नुकसान की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये बैंकों को, जो बड़े बैंक हैं, इनको सहायता करने के लिए सरकार यहां पर गारंटी प्रदान करती है। सरकार यहां पर गारंटी प्रदान करती है कि अगर जो है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो हम आपको पैसा वापस करेंगे। इसीलिए सरकार की तरफ से ये जो पूरी योजना है, इस योजना को इंप्लीमेंट किया गया था। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये जो गारंटी है, ये गारंटी पहले जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे
पहले ये कितना लोन ले पाते थे? पहले ये आपका केवल 300 करोड़ रुपए का लोन ले पाते थे। पहले ये अधिकतम 300 करोड़ रुपए का लोन ले सकते थे, लेकिन अब इस अमाउंट को बढ़ा करके 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि अब जो आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो 1000 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और आगे यही पैसा जो है वो छोटे छोटे जो आपके लोन है उसके तौर पर छोटे छोटे लोन के रूप में सामान्य लोगों को दिए जा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपका ये है कि जो उधारकर्ताओं को जो लोन दिया जाता है, जो पैसे यहां पर जो लोगों को दिए जाते हैं, इन पैसों में जो ब्याज दर होती है वो सामान्य प्रचलित ब्याज दर से 1% कम होती है। तो ये भी यहां पर आपको पता होना चाहिए इस पूरी योजना के अंतर्गत। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने समझ लिए हैं। तो जितनी भी जरूरी बातें थी इस पूरी खबर में, सारी बातें हमने यहां पर देख ली हैं। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य वर्ष 2035 तक सरकारी सहकारी सदस्यता को 50 करोड़ तक पहुंचाना है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, ये सहकारी संस्थाओं को प्रौद्योगिकी सक्षम एवं सदस्य केंद्रित बनाने पर बल देती है। तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, सहकारी मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा है, क्या सुझाव आपके पास मौजूद है, क्या फीडबैक आपके पास मौजूद है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।